मित्रों, नमस्कार। सभी श्रोताओं का, साथियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं राम प्रसाद भट्ट, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी से। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, मैं रामानुज कॉलेज के सभी साथियों का अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में कुछ बोलने का अवसर दिया। और मुझे आशा है कि सभी साथियों के साथ मिलकर हम आज वैश्विक पटल पर हिंदी भाषा एवं साहित्य के संदर्भ में थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा और प्रेजेंटेशन के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। आशा है कि आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, वैश्विक पटल पर हिंदी भाषा एवं साहित्य आज का विषय है। और चूंकि हम ये प्री रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य से जो सवाल और जवाब का जो सेशन होगा संभवतः तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ, भविष्य में जरूर उस पर विचार किया जा सकता। मैं कुछ अपने जो मेरा व्याख्यान है उसको 4 भागों में बांटने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश रहेगी, फिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा एवं साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है उस पर विचार करेंगे, और फिर क्या कुछ समस्याएं हैं या हिंदी का भविष्य कैसा दिखता है, और अंत में जो हमारा जो उपसंहार होगा उस पर विचार करने की कोशिश रहेगी। जब हम बात करते हैं कि हिंदी हो या भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यूरोप में या विश्व के दूसरे देशों में कब से लोग जानने लगे और किस संदर्भ में, तो जो पहली बात सामने आती है वो तो मुख्य तौर पर जो अनुवाद है उसके माध्यम से लोगों ने, विदेशी लोगों ने भारत को जानने की कोशिश की। और उसका जो माध्यम था वो आप सबको मालूम है कि भारत से फारसी में होता था अनुवाद, और फिर फारसी से दूसरी भाषाओं में जो यूरोप की है, क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे यूरोप के लोग भारत से संबंध रखते थे। तो शुरुआत करने से पहले मैं जर्मनी के जो महान कवि हैं योहानस वोल्फगांग गोएथे थे, उन्होंने जो कविता लिखी उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने कालिदास को पढ़ा और इससे जाहिर होता है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य की तरफ उनका जो ध्यान गया, और उसके माध्यम से भारत की तरफ, और फिर साथ में वो बाद में परिया जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जो लोग राजस्थान गुजरात से आते हैं उनको ये मालूम होगा। ये वे लिखते हैं, बहुत सुंदर कविता है। पूरब इसे बहुत पहले ही गुथ चुका है, कालिदास और अन्य उसे भेज चुके हैं। उन्हें कवित्व के मर्म स्पर्श बोध से, उन्होंने कवित्व के मर्म स्पर्श बोध से मुक्त किया हमें रूढ़ी और विरूपता से। भारत में मैं स्वयं ही जीना चाहता, काश कोई मूर्तिकार न होता। हम क्या और आनंददायक जानना चाहते हैं। शाकुंतला, नल, उनको चूमना चाहिए, और मेघदूत वह संदेशवाहक, कौन उसे अपनी प्रियतमा के पास नहीं भेजना चाहिए। तो भारतीय साहित्यिक परंपरा में जो मेटाफर्स है उनका प्रयोग बाद में जर्मनी के साहित्य में भी होने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि गोएथे के साथ साथ
दूसरे कवि भी भारत के साहित्य को पढ़ रहे थे, उनका ध्यान उस तरफ। और ये बात मैं तो अभी सिर्फ जर्मनी की कर रहा हूँ, दूसरे देशों के फ्रांस, इटली, बेल्जियम या इंग्लैंड, दूसरे देशों के साहित्यकारों का भी ध्यान भारत के साहित्य ने आकर्षित किया है। जब हम हिंदी और साहित्य की बात करते हैं विदेशों में, तो निश्चित तौर पर हमें यह देखना की जरूरत है कि आया कैसे और क्या क्या हो। तो जो रास्ता है वो प्रवास का या प्रवासियों के माध्यम से है। और जो प्रवास हुआ है भारत से लोगों का, वहां से जो निकले हैं लोग, कई तरह के रूपों में आया। तो आप बुद्धिज्म के बारे में आपको मालूम है कि बुद्धिज्म भारत से कैसे दूसरे देशों में फैला, और उसके साथ साथ साहित्य भी गया है। ये बात अलग है कि हिंदी का जो इतिहास है वो इतना पुराना नहीं है, उस पर हम देखते हैं क्या होता है। प्रवासी, भारतीय प्रवासियों की जो दशा और दिशा है, उस पर कालिदास का एक मेघदूत, उत्तर मेघदूत में जो लिखते हैं, वो मुझे लगता है एकदम सटीक बैठता है। आपके सामने इंटरनेशनल फोनेटिक में भी है और उसका अनुवाद भी है, नीचे दिया हुआ। तो कालिदास लिखते हैं, पादान इंदोरम अमृत शिशिरांजल मार्ग प्रविष्टान पूर्व प्रीत्या गतम अभिमुखम सन्निवृत्तम तथैव चक्षु खेदात् सलिल गुरु भी पक्षम अभिच्छादयन्ती साभ्रे अहनीव स्थल कमलनी न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। इतनी सुंदर ढंग से कालिदास कहते हैं कि वो ऐसी अवस्था है जिसमें न तो व्यक्ति सोता है न जागता है, या न जागता है न सोता है। जो तो बात कालिदास अपनी प्रियतमा जो मेघदूत में जो है उसकी बात कर रहे हैं। यक्षिणी जो हमें पहले जो स्रोत मिलते हैं कि भारत से भारतीय साहित्य किस संदर्भ में और कैसे यूरोप में आया, उसका पहला जो विवरण मिलता है वो 5वीं सदी में पंचतंत्र की जो कहानियां उनसे आता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि फारसी अरबी से होकर के वो लैटिन में आता है। और अच्छी बात यह है कि पंचतंत्र की कई कहानियों का को यहाँ के जो लोग है, यहाँ का जो लोग है, यूरोप का जो लोग है, उसने अपना लिया और उसमें समाहित हो गई। उसकी थोड़ी फॉर्म बदल गई है, लेकिन वो जो कहानी है, कथा है, वो लगभग वही है। यूरोपियन विद्वानों की जो रुचि है भारतीय साहित्य में या भाषा में, वो लगभग देखा जाता है कि 16वीं या 17वीं सदी के बाद ही शुरू होता है। और यह काम शुरुआत में तो मिशनरियों ने ही, उन्होंने सबसे पहले भारत जाकर भारतीय भाषाओं को सीखने का काम किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने भारतीय भाषाओं का जो व्याकरण है उसको लिखने का काम किया, डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, और फिर यहाँ तक की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उनका भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन। 1784 में सर विलियम जॉन्स द्वारा कलकत्ता में एशियन सोसाइटी की स्थापना हुई, तो वो एक तरह से एक शुरुआत फॉर्मली मानी जाती है कि विदेशी लोग भारत में फॉर्मली काम करते, भारतीय साहित्य और भाषा। 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार संभवतः भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसके बाद वो यूरोप की कई भाषाओं में अनुदित हुआ और जगह जगह फैल गए। अब्राहम होयसिंथ और अंकेतिल दुपुरा ने उपनिषद का फ्रेंच में अनुवाद किया, और फिर जो जिसे मुगल बादशाह और मुगल प्रिंस कहना चाहिए, दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद किया। दुर्भाग्य से आपको मालूम है कि दारा शिकोह के साथ क्या हुआ।
अगर दारा शिको बादशाह बन जाते तो संभवतः वो कहानी कुछ और है। भारत का जो ऐतिहासिक या साहित्य का जो इतिहास है संभवतः उसमें कुछ परिवर्तन होता, आज बिल्कुल अलग बात। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 16वीं सदी में एंड्रियास ईगर ने और बेंजामिन शुल्त्ज़ ने और गास्टोन लोरेंटो वर्डेरॉक्स ने भारतीय भाषाओं पर और साहित्य पर भी काम किया, लेकिन वो कहीं ज्यादा छपा नहीं था। जो सर विलियम्स द्वारा जोन्स द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किया कि जो वहां से कहानी आगे बढ़ती है कि अध्ययन हो रहा है भारतीय साहित्य या भाषा का, और जो उन्होंने भारतीय भाषाओं में और यूरोपियन भाषाओं में जो समानता का जो सिद्धांत दिया है वो वास्तव में उससे पहले भी हो चुका, पर हम देखेंगे कैसे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1819 में, तो वहां से तो खैर आपको मालूम है कि अनुवाद भी होने लगे थे और यहाँ तक कि लेखन का कार्य भी जो भारतीय भाषाएं थी उनमें भी होने लगा, लिपियों का भी प्रयोग हो। लेकिन प्रश्न उठता है क्या कि उससे भी पहले कुछ ऐसा था? और जब हम ढूंढते हैं खास करके व्याकरण और शब्द को उसके संदर्भ में, तो हम दो मुख्य कार्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला है योहानस योशुआ केटलर, तो ये एक जर्मन बोलने वाला एक डच आदमी था और लगभग 1683 में भारत आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और सूरत जाता है। सूरत उस समय संभवतः बहुत मुख्य व्यापार का स्थल था यूरोपियंस के साथ खास करके और अरेबिक वर्ल्ड के साथ, और वो वहां जाकर के सबसे पहले वहां की भाषा सीखने का प्रयास करता। 1698 में वो एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करता है और उसे देता है हिंदुस्तानी व्याकरण का नाम, ग्रामर हिंदुस्तानी। और वो सिर्फ व्याकरण ही नहीं लिखता है बल्कि शब्दकोश भी तैयार करता है। इस कार्य को और इस मैन्युस्क्रिप्ट को और शब्दकोश को, दोनों को, व्याकरण और शब्दकोश को, मेरे खलील और प्रोफेसर तेज भाटिया सिराकूस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने उस पर काम किया है, उसको प्रकाशित भी किया है और वो उपलब्ध है, बाजार में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में काम हुआ है। केटलर ने जो काम किया था वो तो उसने डच में किया, लेकिन हाँ उसने लैटिन का भी सहारा लिया। अगर आप उसकी कहानी पढ़ेंगे, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय इतना नहीं, तो आपको बड़ी दिलचस्पी और ताज्जुब भी हो, दोनों चीजें उसमें। और दूसरा कार्य है वो है फ्रांसोis मारी दे टूर का, जो एक फ्रेंच मिशनरी थे और वो भी लगभग 1680 के दशक में ही जो है सूरत में थे और उन्होंने हिंदी व्याकरण, हिंदुस्तानी व्याकरण के नाम से व्याकरण लिखा और एक शब्दकोश भी तैयार। मारी दे टूर संभवतः पहला व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति, जिसने भारत में जाकर के देवनागरी भी सीखी। पहले उसने संस्कृत सीखी, उसके बाद उसने कुछ दूसरी भाषाएं संभवतः सीखी। ऐसा वो स्वयं अपने जो उनका व्याकरण है उसमें लिखते हैं। और ये पहला व्याकरण है हिंदी का जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया और बहुत एक्सटेंसिव व्याकरण है। संभवतः इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैं उस पर, इस मैन्युस्क्रिप्ट पर कुछ पिछले वर्षों से काम कर रहा हूँ और आशा है कि कुछ ही वर्षों में आपके सामने एक उस पूरा व्याकरण का जो है अनुवाद होगा अंग्रेजी में और
आशा है कि हिंदी में भी हम कर पाए और निश्चित तौर पर उसको हम एडिट भी कर रहे हैं। लगभग अंतिम चरण में है। और दूसरी बात यह है कि जो भारत से शब्द आए हैं, हिंदी के हों या संस्कृत के हों या मराठी हो या तमिल के, उनका भी एक तरह से विदेशी भाषा में, यूरोप की भाषाओं पर प्रभाव पड़ा है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबको मालूम है कि हर भाषा का और हर भाषा में जो शब्द होते हैं उनका अपना एक इतिहास होता है, उनकी एक संस्कृति होती है, उसका अपना एक समाज होता है और उसका अपना एक भूगोल भी होता है। बहुत ऐसे शब्द हैं जिनको आप अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते या जर्मन में भी अनुदित नहीं कर सकते। उसका यही कारण है क्योंकि वे शब्द जो हैं वो अपने एक खास वातावरण, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में ढले होते हैं। और इसलिए जब उन शब्दों को किसी दूसरी भाषा में लिया जाता है तो निश्चित तौर पर वे शब्द उस भाषा में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। एक छोटा सा शब्द आप ले लीजिए, योग। योग जो है, आप ये हिंदी में योग कहेंगे, संस्कृत में योगा, तो वो संस्कृत का जो शब्द है वो यहाँ प्रचलित हो गया, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होता। गांधी की अहिंसा वो भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। और मोगली को आपने देखा होगा, पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित, वो भी पूरे यूरोप की अनेक भाषाओं में वो फैल गए। और दिलचस्प है कि अनेक बार ऐसा देखा गया है कि तत्सम और तद्भव दोनों का प्रयोग होता है, देशज का भी प्रयोग। इसी तरह से अगर आप हिंदी में देखें, या आज की हिंदी तो आपको मालूम है क्या हो रहा, लेकिन पहले भी देखा जाए 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में, तो वहां भी हिंदी बड़ी प्रभावित हुई। और संस्कृत में भी कई ऐसे अक्षर हैं, साउंड सिस्टम, जो तमिल से प्रभावित, जो रेट्रोफ्लेक्स है, का वर्ग है, खास करके ड़ और ढ, वो भी संस्कृत ने दूसरी भाषाओं से अपनाया, खास करके तमिल से। और हिंदी में तो खैर है, हिंदी में आपको मालूम है कि जो फारसी शब्द हैं, अरेबिक शब्द हैं, तुर्की से लिए गए हैं, हमारे पास पोर्टुगीज शब्द हैं, जर्मन भी, किंडरगार्टन आप देख लीजिए, और अंग्रेजी की तो अब भरमार हो चुकी। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो आदान प्रदान होता है, ये सिर्फ शब्द का आदान प्रदान नहीं होता, इसके माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आदान प्रदान भी होता है। इसीलिए हमें इस पर विचार करने की जरूरत। मैं इसमें अभी ज्यादा विस्तार में जाने की अभी क्षमता इसमें इसलिए नहीं हो क्योंकि समय नहीं है। अगर कभी इस अवसर मिला तो जरूर हम इस पर बहुत ही विस्तार से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा शोध का विषय है। साहित्य के बारे में पहले मैंने कहा कि यूरोपियन लोगों ने जो शुरुआत की थी उसको डॉक्यूमेंट करने, सबसे पहले हिंदी में तो आपको मालूम है, नाम आता है गार्सा द थासी, जो फ्रेंच विद्वान थे, और हिंदी के साहित्य में उनका योगदान बड़ा है और उनका नाम भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे नाम आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन को आप भुला नहीं सकते, उसको किनारे नहीं कर सकते। वे ग्रियर्सन ही एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे ख्याल से पूरे भारत में एक लिंग्विस्टिक सर्वे किया, और उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, पेलोग तक आते हैं, तो वो पूरी परंपरा आगे बढ़ती है। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद काम ज्यादा हुआ नहीं, न हिंदी में हुआ, न उर्दू में हुआ, न किसी दूसरी भाषा पर ऐसा काम हुआ। इसकी बहुत सख्त जरूरत, और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को, और अगर यूजीसी इस पर काम करवाए तो बहुत ही मेरे ख्याल से कई लोगों का, कई भाषाओं का और कई
जो सांस्कृतिक विरासतें, भाषिक विरासतें, उनका भी भला हो। मुझे लगता है इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। प्रवासी साहित्य के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पहले शब्द का पर ही, खास करके जो लिंग्विस्ट होते हैं, फिलोलॉजिस्ट होते हैं और इंडोलॉजिस्ट, भारत विद्या के जो लोग, उनका ध्यान विशेषता उस तरफ जाता है, क्योंकि हम लोग भाषा के माध्यम से ही किसी भी संस्कृति, समाज और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम भारतीय समाज को हिंदी, उर्दू और दूसरी भाषाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। आप हिंदी में देखिएगा कि पिता कभी बदलता नहीं है, वो उसका जो डिक्लिनेशन है वो नहीं होगा, पिता सिर्फ एक रहता है, लेकिन माता और माताएं हो जाती। इसी तरह से अगर वर्ब एग्रीमेंट में आप देखिएगा कि 99 महिलाएं हों और एक आदमी अगर आ जाए तो उसकी जो वर्ब की जो एग्रीमेंट होगी वो मैस्कुलिन होगी, पुल्लिंग होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हमें बता। और उर्दू में तो आप देखिए कविताओं में क्या होता है, वहां तो हमेशा कभी भी स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होता है, खास करके शायरी में। तो वो भी उस तरह से हम उसको देख सकते हैं, किसी भी भाषा या साहित्य को खास कर। तो प्रवासी अथवा डायस्पोरा शब्द का प्रयोग आबादी की सीमाओं के पार के फैलाव और उन लोगों की एक अलग समुदाय के रूप में पहचान के निर्माण के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें प्रवासियों द्वारा अपनी कल्पित या उनकी जो वास्तविक मातृभूमि से लगाव होता उनका, और उसकी जो बात होती है उसके संदर्भ में विचार किया गया। यद्यपि प्रवास अथवा प्रवासी शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक है, किंतु आज के भूमंडलीकरण के युग में यह आम बात हो गई है कि छोटे छोटे समुदायों के संदर्भ में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात होना स्वाभाविक बहस का हिस्सा बन गया। और डायस्पोरा स्टडीज एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हो गया है, जिसका अध्ययन मानविकी हो या सामाजिक विज्ञान हो, सांस्कृतिक निर्विज्ञान हो या साहित्य हो या संगीत, कला, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन हो, और यहाँ तक कि फिल्म स्टडीज में इसका प्रयोग है। अगर हम भारतीय भाषा और साहित्य के संदर्भ में प्रवासी शब्दों को ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि इस शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में अनेकों कृतियों में भी मिलता है। अगर आप देखिएगा संस्कृत शब्दकोश को देखिए तो आपको ये सब अलग अलग तरह के प्रवास, प्रवासन, प्रवासी, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अप्रवासी शब्द का भी प्रयोग हो गया है, अप्रवासी का भी प्रयोग हुआ है। और ये थोड़ा सा कहना ये चाहिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। आप जो कंपैरेटिव डिक्शनरी एटिमोलॉजी वाली उसको भी देखिए, वहां भी प्रवास का प्रयोग हुआ। और इसी तरह से अगर आप जो खंड काव्य हैं, महाकाव्य हैं भारत के, रामायण और महाभारत, उसमें प्रवास की अवधारणा निश्चित, राम जो वनवास होता है, उसी तरह से महाभारत में भी पांडवों को वनवास भेजा जाता है, उनको प्रवास किया जाता है, वन प्रवास। और प्रवसन या प्रवासी इन शब्दों का प्रयोग अभी भी हिंदी साहित्य में एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक तरह की कोई उसमें कुछ हमको अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, आवश्यक। आप अलग अलग तरह से देखिएगा कि जो एकेडमिसिया है वो किस तरह से प्रयोग करता है, साहित्यकार किस तरह से प्रयोग करता है, और भारत सरकार किस तरह से प्रयोग करता है। भारत सरकार की वेबसाइट पे आप जाइएगा तो अनिवासी भारतीय या PIO, भारतीय मूल के लोग, और इस तरह से बहुत सारे दूसरे शब्द भी आपको मिल जाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आप सबको मालूम।
लेकिन ये सारी कहानी आती कहाँ से? इसके बारे में आपको संभवतः मालूम होगा कि शुरुआत तो जो हिब्रू भाषा है, जो जूइश लोग हैं, उनसे डायस्पोरा की शुरुआत होती है और आगे बढ़ती है। और उस समय जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो तो बहुत अलग, वर्षों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में और एक संदेश को दूसरी जगह पहुंचने। आज वो स्थिति नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप और जूम और पता नहीं फेसबुक और क्या क्या पे आपके देखिए, जब कोई इस तरह का कोई गैप तो नहीं रह गया। फ्री फोन कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो इसके माध्यम से जो सोच है, जो विचार है, लेखक के जो विचार होते हैं, उन पर प्रभाव तो पड़ता है। इस ओर भी सोचने की बहुत आवश्यकता। तो अलग अलग तरह से इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। भारत से जो प्रवास हुआ है उसके भी अलग अलग फेजेस हैं। आपको जानकर शायद, मुझे लगता है आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूरोप में जो रोमा लोग हैं, अब शोध से स्पष्ट हो चुका है कि ये भी लोग भी भारत से आए, ये भारतीय मूल के लोग। और ये जो प्रवास हुआ है, वहां से लोग गए, माइग्रेशन हुआ है भारत से, वो लगभग 9वीं और 11वीं सदी के बीच माना जाता है। उसके बाद भी बहुत सारा, एक जो पहला फेज एक तरह से जो सामने आया, उससे पहले भी आप जा सकते हैं। कई लोग ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई बुद्धिस्ट लोग भी तो गए हैं। रामायण काल, रामायण के संदर्भ में भी बात हो सकती है, अशोकन पीरियड में भी बात हो सकती है। लेकिन अभी तक जो कॉन्क्रीट एविडेंसेस हमारे पास है, वो मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ 9th सेंचुरी से मैं समझता हूँ। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि अंग्रेजों ने क्या, 19वीं सदी में भारत से जो इतने सारे लोग अंग्रेजों के द्वारा भारत से बाहर ले जाए गए, चाहे वो मॉरिशस हो या सूरीनाम हो, वो एक अलग तरह का ग्रुप, वो वास्तव में आज के संदर्भ में असली प्रवासी। दुर्भाग्य यह है कि कई लोग, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इन लोगों को खास करके जो तथाकथित गिरमिटिया लोग, उनको प्रवासी भारतीयों से थोड़ा अलग करके देखते। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप स्वयं समझ गए होंगे। कुछ लोग हैं जो इस तरह का लिखते हैं या लिखा है कुछ लोग। गोयनका जी को भी आप पढ़ सकते हैं। गोयनका जी ने स्पष्ट तौर पर प्रकाश डाला है, और वो इस बात को नहीं मानते हैं कि गिरमिटिया जो है वो प्रवासियों में नहीं है। वो बिल्कुल उसके पार्ट एंड पार्सल है उसके। बल्कि वहाँ जो साहित्य जो वास्तव में जो छपता है या जो लिखा जाता है, वो उनकी जो मूल भावना है, उनकी पुरखों की जो इतनी पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां जो पैदा हुई हैं, वो उसमें हो जाती है। और वो देश, अपनी समाज और धर्म और संस्कृति के प्रति जो उनका प्रेम भाव, उसकी जो होने की जो ललक है, उसको देखने की जो ललक है, वो उसमें प्रदर्शित। आज का जो लेखक है वो उस दृष्टि से काफी अलग माना जा सकता है।